नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आपने कल प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भाषण सुना राज्यसभा में। बजट सत्र शुरू होने के साथ ही राष्ट्रपति ने अपना अभिभाषण दिया था लोकसभा में और उसका धन्यवाद प्रस्ताव नहीं पारित किया था। उस समय हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश चुनाव नजदीक आ जाए तब दें अभिभाषण, तो उसका असर जनता पर पड़ेगा, ऐसा सोच करके उन्होंने कल धन्यवाद भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के बारे में उनकी जो संकीर्ण मानसिकता है उसका परिचय दिया। विपक्ष के बारे में जो उनकी सोच है, जो आरएसएस की सोच है और जो भाजपाई सोच है, वो तो स्पष्ट होना ही है। और हमारे इतिहास के बारे में 1857 की क्रांति से लेकर के अब तक के स्वर्णिम इतिहास के बारे में जो अमृत महोत्सव चल रहा है उसको जोड़ करके बजट भाषण से जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को घेरा है उसमें कई त्रुटियां हमें नजर आई हैं। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी के धन्यवाद प्रस्ताव के भाषण से लगता है कि इन्हें इतिहास का ज्ञान नहीं है और यह इतिहास का ज्ञान एक प्रधानमंत्री को, एक प्रधान सेवक को, एक चौकीदार को होना जरूरी है, क्योंकि वे भारतीय गणतंत्र के, भारतीय उपमहाद्वीप के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन इनका इतिहास बोध आप देखिए तो किस तरह से हास्यास्पद है। वो इनके कई वीडियो बताने के लिए सक्षम है। और जहां तक प्रधानमंत्री ने अपने अभिभाषण में एक बात कही कि अगर कांग्रेस न होती तो, और इस तो के बाद उन्होंने इस तो के कई उत्तर दिए और सारे उत्तर उनके भाजपाई सोच, आरएसएस की घटिया मानसिकता और एक दक्षिणपंथी विचारधारा का द्योतक रही है। और इस चीज की पूरे देश में भर्त्सना हुई है और वहां पर मौजूद खड़से सहित तमाम विपक्ष के नेताओं ने भी प्रधानमंत्री की इस सोच को और इस नियति को और उनके पूरे अभिभाषण को अपने चश्मे से देखा है। और जिस चश्मे से देखा है उसी चश्मे से पूरा देश देख रहा है। सबसे पहले तो अभिभाषण का ये वक्त नहीं था। बजट सत्र लगभग बीतने वाला है और बजट सत्र शुरू होने पर राष्ट्रपति ने प्रस्ताव पढ़ा था और उसके लिए उत्तर प्रदेश चुनाव का इंतजार करना ये बहुत ही गलत है। हर चीज में चुनावी मुद्दे को देखना, हर चीज को चुनावी मूड के आधार पर फाइनल करना और वक्तव्य देना ये गलत बात है। तो साथियों, आज हम प्रधानमंत्री के अभिभाषण, धन्यवाद भाषण पर कुछ चर्चा करना चाहेंगे और प्रधानमंत्री की सोच, चाल, चरित्र और चेहरे पर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे। उन्होंने जिस तरह से कोरोना मैनेजमेंट की बात कही और उससे तो उन्होंने अपनी और योगी सरकार और तमाम राज्य सरकारों की पीठ थपथपाने का काम किया है। लेकिन कोरोना कालखंड में, खास करके दूसरी लहर में, जिस तरह से लोगों की हालत हो गई थी और दयनीय स्थिति, विभत्स स्थिति हो गई थी, मौतें हो रही थी और उन मौतों के दौरान सरकार खामोश थी, शांत बैठ गई थी। लगता था कि इस देश में न कोई सरकार है, न कोई संविधान है और न कोई लोकतंत्र है। तो साथियों, कोरोना कालखंड में जितनी मौतें हुई हैं उसका आधा भी आंकड़ा इस झूठी सरकार ने नहीं प्रस्तुत किया है। इसकी तमाम एजेंसियों ने जो डाटा कलेक्ट करती हैं या राज्य सरकारें इसे जो डाटा मुहैया करती हैं, सब ने देश के साथ
छल किया है और सही डाटा को नहीं प्रस्तुत किया है। और दूसरे, ये सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, जितनी भी राज्य सरकारें हैं, चाहे वो पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, सभी राज्य सरकारों ने कोरोना कालखंड में हमारे देश की प्रजा के साथ, हमारे देश की जनता के साथ, हमारे देश के कोरोना पीड़ितों के साथ अन्याय किया है। और उस अन्याय में सबसे ज्यादा भागीदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की है और प्रधानमंत्री की है और तमाम राज्य सरकारों के, जहां का स्वास्थ्य हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सही से नहीं चल रहा है और न उन्हें बजट सफिशिएंट पर्याप्त मात्रा में अलाउ किया दिया जाता है और न स्वास्थ्य के बारे में कोई चेतना होती है। ऐसे में प्रधानमंत्री का यह कहना कि कोरोना एक वैश्विक आपदा थी, ये बात बिल्कुल सही है, वैश्विक आपदा थी। लेकिन जिस तरह से कोरोना काल में सरकार फेल हुई है और जिस तरह से देश की जनता, खास करके गरीब मजदूर जो दूसरे राज्यों में काम करते थे, उन्हें नौकरी छोड़ करके अपने घर की ओर रुखसत होना पड़ा था, तो उस समय उनकी क्या हालत थी, इसको सारे देश ने देखा था, प्रधानमंत्री ने भी देखा था, सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा था, राष्ट्रपति ने भी देखा था। लेकिन किसी ने इस मुद्दे पर संज्ञान नहीं लिया और उनकी दर्दनाक मौतें होती रही। छोटे छोटे बच्चे, वृद्ध, युवा, सब के सब अपने घरों की ओर कूच कर चुके थे और एक अजीब आलम था। उस तरह का चित्र सामने प्रस्तुत हो गया था जिस तरह से कि भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद पाकिस्तान जाने और पाकिस्तान से भारत आने की होड़ लगी थी और विभत्स स्थिति पैदा हुई थी। उस समय तो बहुत से सांप्रदायिक दंगे भी हुए थे और देश एक सांप्रदायिक दंगे की आग में, बंटवारे की आग में झुलस रहा था। तो साथियों, उसी समय का विभत्स दृश्य और उस समय लाखों मौतें हुई थी जब भारत देश का बंटवारा हुआ था और इस देश के भारत से लोग पाकिस्तान जा रहे थे और पाकिस्तान से भारत की ओर कूच कर रहे थे। वही मंजर दिखाई दिया था कोरोना काल में 2020 में, जब कोरोना बुलंदियों पर था और मौतों की रफ्तार तेजी से बढ़ रही थी। न सिर्फ नदियां पटी हुई थी लाशों से, बल्कि पार्कों में, सड़कों के किनारे, हर जगह पूरा देश शमशान बन गया था और हर जगह चिताएं जलाई जा रही थी। उस समय प्रधानमंत्री की संवेदना कहां मर गई थी और प्रधानमंत्री का शासन, इनका पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरा इनका आयुष मंत्रालय कहां सो रहा था, जिसने कि हमारे देश के नागरिकों की, कोरोना पीड़ितों की मदद नहीं किया। और उसके बाद अभी तक कोरोना पीड़ितों के, कोरोना मृतकों के परिजनों को सहायता राशि भी नहीं उपलब्ध कराई जा सकी है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी हथौड़ा चलाया था और आदेश दिया था कि सबको सहायता राशि मिलनी चाहिए। तो साथियों, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में चर्चा कर रहे थे और जिस तरह से विपक्ष को, खास करके कांग्रेस को घेर रहे थे और अपनी सफलताओं का पुल बांध रहे थे और कांग्रेस की असफलताओं को चित्रित कर रहे थे। ऐसा सारी सरकारें करती हैं, कभी कांग्रेस भी यही काम करती थी। लेकिन जिस तरह से इन्होंने यह कहा है कि अगर कांग्रेस ना होती तो क्या होता, प्रधानमंत्री जी, ठीक यही सवाल आपसे किया जा सकता है, यही सवाल आरएसएस से किया जा सकता है और यही सवाल आपके तमाम दक्षिणपंथी संगठनों से किया जा सकता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी न होती तो क्या होता। अगर भारतीय जनता पार्टी न होती और मोदी सरकार, प्रधानमंत्री न होते तो देश नहीं बेचा जाता। जो कांग्रेस ने बनाया था उसे भारतीय जनता पार्टी बेच दी और बेच रही है। जो कुछ बाकी है उसको भी बेच रही है। यहां तक कि
किसानी और खेती को भी अडानी और अंबानी के हवाले करने का पूरा इंतजाम कर चुकी थी। लेकिन किसानों की संगदिली और किसानों की संवेदनशीलता, उनकी गंभीरता ने उन्हें बचा लिया और वे आंदोलनरत हो गए और मोदी सरकार को घुटनों के बल ला दिए। इसी तरह से अगर मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी सरकार 2014 से न होती तो क्या होता? मॉब लिंचिंग नहीं होती। मॉब लिंचिंग की देन आपकी सरकार के बाद ही शुरू हुआ है। इसके पहले मॉब लिंचिंग के बारे में लोगों को पता भी नहीं था। गाय, गोमूत्र, गोबर की राजनीति नहीं होती। आज जहां देखिए वहीं पर अंधविश्वास, पाखंड की बात की जाती है। गाय, गोबर और गोमूत्र की बात की जाती है, इंसानों की बात नहीं की जाती है। गाय ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, इंसान कम महत्वपूर्ण हो गए हैं। गाय के लिए मंत्रालय बने हुए हैं। गाय के लिए जितना मोदी सरकार और योगी सरकार संवेदनशील है, उसके बावजूद गायों की संख्या कम हो रही है और गायें मर रही हैं। और किसानों उत्तर प्रदेश में तो किसानों के लिए गाय मुसीबत बन गई। गाय और गोवंश, भैंसे आजकल उत्तर प्रदेश के खेतों में जिस तरह से अत्याचार कर रहे हैं, जिस तरह से खेतों को रातों रात चर जाते हैं और जिस तरह से खेतों को तबाह कर रहे हैं, इसका परिणाम यह हो रहा है कि किसानों की पैदावार कम हो गई है, किसानों की हालत खराब हो गई है। उन्हें रात भर ठंडी के महीने में अपनी फसल को बचाने के लिए लठ लेकर के खेत के आसपास टहलना पड़ता है और गाय, भैंस, बैल के समूहों को खदेड़ना पड़ता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को, कार्यकर्ताओं को हमारे मतदाता खदेड़ रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों से। अब तक लगभग 30 वीडियो वायरल हो चुके हैं जिनमें इनके मंत्री तक खदेड़े गए हैं। मंत्री की तो बात छोड़िए, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य तक का खदेड़ा हुआ है और एक जगह से नहीं, कई कई जगह से। और इनके जितने भी विधायक जिनको टिकट मिल चुकी है या जिन्हें टिकट नहीं मिली है, जिन्हें टिकट मिलने वाली है, ये कोई उत्तर प्रदेश के अपने, खास करके उत्तर प्रदेश के अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं जा सकते हैं और जाते हैं तो इन्हें जनता खदेड़ लेती है। और हर गांव के तिराहे पर, चौराहे पर एक बोर्ड लगाया गया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रवेश करने के लिए वर्जित कहा गया है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने देशद्रोही कदम उठाए हैं, किसानों की किसानी बेचने का काम किया है और देश को बेचने का काम किया है और पूरे भारत में बेरोजगारी का आलम जिस तरह से है, उससे कोई भी वर्ग खुश नहीं है। बेरोजगार अपनी जगह नाराज हैं। जो कोरोना से पीड़ित थे या जो कोरोना के मृतक के परिजन हैं, वे भी नहीं खुश हैं। महंगाई के मार से लोग खुश नहीं हैं। और जितनी भी मुसीबतें, जितनी भी आपदाएं मोदी काल में 2014 से लेकर के और जितनी भी महामारियां इस दौर में आई हैं, इतना कभी नहीं रही हैं। जितना इस दौर में देशद्रोही काम किया गया है, उतना कभी नहीं हुआ है। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो सांप्रदायिक दंगे नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी 1980 में नहीं बनी होती तो निश्चित रूप से हिंदू मुस्लिम नहीं होता और मुसलमानों का नरसंहार नहीं होता। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती, इसके तमाम संगठन नहीं होते और साधु संतों की टुकड़ियां नहीं होती, तो निश्चित रूप से हमारा देश धर्मनिरपेक्ष रहता। वैसे धर्मनिरपेक्ष है और रहेगा। इनके उपद्रव मचाने से, इनके नरसंहार करने के कांड को कहने की बात से हमारा देश नरसंहार के आग में नहीं जा सकता है। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष, प्रगतिशील, समाजवादी, समानतावादी राष्ट्र है और इसे इतनी इस लोकतंत्र की गहराई तक जड़े हैं। इसे मोदी सरकार, दक्षिणपंथी सोच के लोग या आरएसएस के लोग तहस नहस नहीं कर सकते हैं और न हमारे संविधान का कोई विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं। इनका जो हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना है, वो सपना 100 सालों से है और अगले 500 सालों तक रहेगा। और यह देश कभी
हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इनके संगठन युवा वाहिनी के लोग जिस तरह से कस्में खा रहे हैं, मार डालने, काट डालने, नरसंहार करने की बातें कर रहे हैं, निश्चित रूप से यह दुर्भाग्यपूर्ण है और इनकी क्षुद्र मानसिकता, इनकी संकीर्ण मानसिकता का द्योतक है। प्रधानमंत्री जी, अगर भारतीय जनता पार्टी न होती तो बलात्कार की संख्या ज्यादा नहीं होती। आज देखिए जितने भी बीजेपी के राज्य हैं, हर जगह बलात्कारियों की संख्या बढ़ गई है। 2007 से लेकर के 2017 तक जितने बलात्कार नहीं होते थे उससे कहीं ज्यादा आंकड़ा बढ़ गया है, कई गुना आंकड़ा बढ़ गया है। न सिर्फ बलात्कार के, दंगों के, अपराध के, चोरी के, डकैती के, महिला अपराध के, सबके आंकड़े बढ़े हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपका जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है और उस गृह मंत्रालय की एनसीआरबी इकाई है उसके आंकड़े हैं ये। प्रधानमंत्री जी, अगर आपकी भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो इस देश में ब्राह्मणवाद नहीं कायम होता और धर्म का वितंडावाद और धर्मांधता, सांप्रदायिकता नहीं फलती फूलती। 700 करोड़ रुपए आपने बनारस में खर्च कर दिया, कॉरिडोर बनाने में, मंदिर बनाने में और क्या क्या करने में। अगर वही 700 करोड़ बेरोजगारों के लिए खर्च किया जाता और उन्हें दिया जाता एक मुआवजे के रूप में या एक स्कॉलरशिप के रूप में या बेरोजगारी भत्ते के रूप में, तो शायद बेरोजगारों की कुछ समस्या शांत हो सकती थी, खत्म हो सकती थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपके राज में आपकी जो सोच है, आपकी जो सांप्रदायिक सोच है, आपकी जो धर्मांधता की सोच है, उसके विकास के लिए जितना काम किया गया, अगर वही पैसा चाहे वो मंदिर बनाने का हो और चाहे वो माघ मेले पर खर्च का हो, जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको जिस ढंग से उन पर पैसे खर्च किए गए हैं और जिस तरह से सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया है विज्ञापनों में और भीड़ जुटाने में, प्रधानमंत्री के भाषण में, इसका भी देश हिसाब मांग रहा है। खास करके उन राज्यों के मतदाता जहां पर कि चुनाव 10 फरवरी से, मतलब परसों से होने वाले। तो प्रधानमंत्री जी, अपनी सोच को आप बदलिए और यह इस देश के दुश्मन कांग्रेस भी नहीं है। इस देश के निर्माण के लिए कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान नहीं है। और आपका कितना योगदान रहा है देश के निर्माण के लिए, आपके मातृ संगठन आरएसएस का क्या रहा है रोल और आपकी पार्टी का क्या रोल रहा है, जनसंघ का रोल क्या रहा है, सब कोई जानता है कि वीर सावरकर से लेकर के मोहन भागवत तक एक सांप्रदायिक सोच वाले हैं, एक कट्टर हिंदू पंथी हैं, जिनकी विचारधारा यहां के लोकतांत्रिक ताने बाने को नष्ट करना चाहती है। और वीर सावरकर और जितने भी गोलवलकर जितने भी हुए हैं आरएसएस के लोग, इन सब ने किसी न किसी रूप में अंग्रेजों को फायदा पहुंचाया है और भारत के आजादी की लड़ाई में इनका कोई योगदान नहीं रहा है, बल्कि इन्होंने जासूसी की है और हमारे क्रांतिकारियों की जासूसी की है और इनके बारे में ऐसी ऐसी खबरें ब्रिटिश सरकार को दी है जिससे कि हमारे क्रांतिकारियों का मनोबल डाउन हुआ है, मनोबल गिरा है और उन्हें समय पर आजादी नहीं मिल सकी। जहां तक बात प्रधानमंत्री जी नेहरू परिवार से है, तो नेहरू परिवार से आपकी क्या वैमनस्यता है हम नहीं समझ सकते हैं। लेकिन अगर नेहरू परिवार नहीं होता तो शायद आज देश इतना विकास नहीं किया होता। न तो हम दक्षिणपंथी हैं, न हम कांग्रेसी हैं, न हम वामपंथी हैं। हम हैं तो सिर्फ एक इंसान है, एक मतदाता है और एक छोटे मोटे लेखक हैं, पत्रकार हैं। ऐसे में न तो आपके साथ हमारी कोई सिंपैथी है और न कांग्रेस के साथ। हाँ, लेकिन हमारी जो पारखी नजरें हैं वो देखती हैं कि आपकी सरकार
2014 से जितना की है और जितना करती जा रही है, अब उसके बुरे दिन आ गए हैं। आपने खुद महसूस किया है और एक नहीं कई कई जगहों पर जाने से मना कर दिया है आपने कि इस मीटिंग में, इस रैली में हम नहीं जाएंगे। यही बात पंजाब के साथ भी लागू होती है और यही बात बिजनौर के साथ भी लागू होती है। जब एकाएक खुले माहौल में, जबकि दिन कितना धूप से खिला हुआ था और आपका मौसम खराब हो जाता है, तो मौसम नहीं खराब होता है बल्कि भारतीय जनता पार्टी का मौसम खराब होता है। और उसका मौसम न सिर्फ बिजनौर में और दिल्ली में खराब हो रहा है बल्कि पूरे देश में खराब हो रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी 10 राज्य तो पहले ही हार चुकी है और अब 5 राज्यों में और हारने जा रही है। इस तरह से 15 राज्यों में इसकी हार हो जाएगी। बचेंगे 12-13 राज्य और उसमें भी आने वाले दिनों में आपकी बुरी हार होने वाली है। और लोकतंत्र का लोकसभा का चुनाव तो आप भूल ही जाइए कि आप जीत पाइएगा। जिस तरह से आपने किसानों के साथ व्यवहार किया है, जिस तरह से आपने बेरोजगारों के साथ व्यवहार किया है, जिस तरह से आपने कोरोना पीड़ितों के साथ व्यवहार किया है और जिस तरह से यहाँ के गरीबों के साथ व्यवहार किया है और जिस तरह से महंगाई को पैदा किया है, पेट्रोल डीजल की महंगाई की वजह से आज महंगाई आसमान छू रही है। इसे सारा देश देख रहा है, सारे मतदाता देख रहे हैं और इसकी सजा आपको मिलनी है। कांग्रेस न होती तो क्या होता, ये बात तो आपने कह दी, लेकिन अब आपको यह सोचना होगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी आने वाले सभी चुनावों में, राज्य स्तरीय चुनाव में और केंद्र के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा तो आपका हिंदू राष्ट्र भी धरा रह जाएगा और आपके ने जो सांप्रदायिक गतिविधियां अपने मन में बना रखी है, धार्मिक पाखंड को बढ़ाने के लिए बना रखा है, मनुस्मृति को संविधान बनाने के लिए सोच रखा है, आपका मंसूबा फेल हो जाएगा और आपकी पार्टी रसातल में चली जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।